हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स क्लासेस में। करंट अफेयर्स आपकी प्रिपरेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ज्वाइन कर लीजिए इस क्लास को। डेली लेके आता हूं मैं करंट अफेयर्स। आज हम 11 जुलाई के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूज है, इट इज रिलेटेड टू वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि 11 जुलाई को कैसे हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और जब बात आती है पॉपुलेशन की, तो इसमें इंडिया जो है आपको पता ही है नंबर 1 पोजीशन पे है। लास्ट ईयर ही हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया। सो एवरी ईयर सिंस 1990 11 जुलाई हैज बीन ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से हम सेलिब्रेट करते हैं। ऑब्वियसली ये तो हमारे रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर बनाने वाली बात हो गई। हम सेलिब्रेट करते हैं इसको एक अवेयरनेस के रूप में, और प्लस पॉपुलेशन को लेके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कैसे अटेंशन में लाया जाए, किस तरीके से पॉपुलेशन डेटा को मैनेज किया जाए ताकि हेल्थ के मामले में, और हम बात करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के मामले में, उस पर काम किया जा सके, राइट। सो इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट एंड रिलेटेबल इश्यूज, तो इसलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को स्टैब्लिश किया गया था किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और जो यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट प्रोग्राम है 1989 में, उसके द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया। फिर यहाँ पे एक 11 जुलाई डेट को फिक्स किया गया 1987 में कि हम इस दिन क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, ताकि एक अवेयरनेस भी हो, ठीक है। सो फर्स्ट पॉपुलेशन डे जो था वो ऑब्जर्व हुआ था 11 जुलाई 1990 में। ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा जीके पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाद में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन पास किया दिसंबर 1990 में टू डिक्लेयर 11 जुलाई एज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। सो 2024 वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है, इसका थीम क्या था इस बार? इसका थीम था टू लीव नो वन बिहाइंड एंड काउंट एवरीवन। यानी इट इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू हैविंग अ रिकॉर्ड ऑफ द पॉपुलेशन। रिकॉर्ड रहता है तो क्या होता है, एक अच्छे तरीके से पॉलिसी प्रोग्राम, उस तरीके से देश जो है, हर एक देश अपने यहाँ उस तरीके से पॉलिसी और प्रोग्राम को डेवलप कर पाते हैं, और हर किसी के हेल्थ का और उनके डेवलपमेंट की प्रॉपर तरीके से टेक केयर की जा सकती है, राइट। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन डेटा हैज लेड टू सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड द कम्युनिटीज एबिलिटी टू एक्सरसाइज राइट एंड चॉइसेस। तो एक इसका ये बेनिफिट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की तरफ से, सो देयर आर मेनी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि बहुत सारी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हैं whose population data are yet not captured and this is adversely affecting their lives and well-being। कि जो रिकॉर्ड में है ही नहीं, उनके लिए गवर्नमेंट कुछ करती भी नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड में नहीं रहता है, तो पॉलिसी वगैरह में वो लोग कवर नहीं होते हैं, और दूसरों पे भी इसका इफेक्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो एक रिकॉर्ड रहता है प्रॉपर तरीके से, तो उस हिसाब से पॉलिसी और प्रोग्राम बनाई जा सकती है। कितना जरूरत है वो सारी चीजें उसमें इंक्लूड की जा सकती हैं। जैसे कि ह्यूमन पॉपुलेशन क्रॉस द बिलियन माइलस्टोन इन 1804, क्योंकि 1804 में हमने बिलियन का जो एक माइलस्टोन था, पहली बार बिलियन जो पॉपुलेशन हुआ वो 1804 में हुआ, एंड इट टुक अनदर 126 इयर्स टू रीच 2 बिलियन पॉपुलेशन मार्क इन 1930। और जब हमने क्या किया, 5 बिलियन मार्क को क्रॉस कर दिया पॉपुलेशन में वर्ल्ड वाइड, तो फिर जाके हमने 2011 में क्रॉस, अगर देखा जाए तो 2011 में हमने 7 बिलियन को क्रॉस किया। ये एक डेटा दिया गया है कि कैसे करके हमने कितनी जल्दी मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ की है, और जिसके कारण देखो अंतराल कम होते जा रहे हैं, मतलब कम ईयर्स के अंदर हम बिलियंस को क्रॉस करते जा रहे हैं, राइट। कि 2011 में हमने 7 बिलियन, और इसी तरह 2022 आते आते हमने 8 बिलियन जो टोटल पॉपुलेशन थी उसको क्रॉस कर गए। और अब ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि लगभग 2030 आते आते हम 8.5 बिलियन हो जाएंगे, 2050 आते आते 9.7 बिलियन हो जाएंगे, एंड 10.9 बिलियन 2100 तक हो जाएंगे। तो इतनी तेजी से अगर पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, तो इसका इम्पैक्ट सीधा पड़ेगा हमारे रिसोर्सेज के ऊपर। आपको पता है रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और फिर बहुत ज्यादा मारामारी होने के चांसेस है अगर चीजों को सही से मैनेज ना किया जाए तो। मोस्ट एंड लीस्ट पॉपुलस कंट्री की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें आप देखिए अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, इंडिया बिकेम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड इन अप्रैल 2023, कि लगभग 135 करोड़ का जो मार्क था वो हम क्रॉस कर गए थे, और चाइना को हमने पीछे छोड़ दिया। दूसरे नंबर पे यही चाइना आता है, तीसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स है, और फोर्थ नंबर पे सरप्राइजिंगली इंडोनेशिया है, ठीक है।
सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री की अगर मैं बात करता हूं तो वेटिकन सिटी जो है वो लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है दुनिया का, जहां पे एस्टिमेट किया गया है कि शायद पॉपुलेशन कितना है, टोटल 526 के करीब है। इसके अलावा वेटिकन सिटी के अलावा एक पैसिफिक कंट्री और है जिसका नाम है तुवालू। ये जो कंट्री है ये सेकेंड लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, और थर्ड नंबर पे भी अगेन पैसिफिक ओशन के अंदर एक आइलैंड है नाउरू, इसको माना जाता है कि सबसे लीस्ट कंट्री की लिस्ट में थर्ड नंबर पे है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कंक्लूड्स हिज 2-डे रशियन विजिट। तो अभी नरेंद्र मोदी 2 दिन के रशिया के विजिट पे गए थे, फिर वहां से ऑस्ट्रिया में आज के समय में अगर मैं बात कर रहा हूं जिस समय उस समय में, और बहुत बढ़िया तरीके से इनका वेलकम किया गया। ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो सकता है ग्लोबल सिनेरियो में अगर हम देखें तो जहां पे हर तरफ चेंजेस हो रहे हैं, रशिया के ऊपर बहुत सारा बैन लगाया गया है यूक्रेन के वॉर को लेके, और कहा गया था कि रशिया आइसोलेट हो जाएगा। एक्चुअली में ऐसा नहीं हो रहा है, रशिया की इकोनॉमी भी डेवलप कर रही है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कुछ मेजर इकोनॉमिक कंट्री जिनका ग्लोबल दुनिया के अंदर इंपैक्ट है, उन कंट्रीज के साथ रशिया की फ्रेंडशिप और ज्यादा बढ़ रही है। जैसे चाइना के साथ भी अच्छी फ्रेंडशिप होल्ड करके रखा हुआ है, एंड एज वेल एज इंडिया का तो पुराना दोस्त पहले से है ही रशिया। तो अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां गए, नरेंद्र मोदी, जो इनकी थर्ड टर्म की गवर्नमेंट बनी है, उसके बनने के बाद ये बायलैटरल मीटिंग जो एनुअली की जाती है, लेकिन 2 बार जो था वो रोक दिया गया था अगर मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा था उसके कारण पूरी दुनिया की नजर इसके ऊपर थी। खुद व्लादिमीर पुतिन जो थे इन सब चीजों में काफी बिजी थे, लेकिन अब ये सिलसिला एक बार फिर से चालू हो गया है। तो इस बार होस्ट कर रहे हैं रशिया, और हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां गए हुए हैं। So Prime Minister Narendra Modi successfully concluded his 2-day visit to Russia by signing various agreement and commitment to boost the traditionally strong, special and strategic bilateral relationship between the two countries. और इसमें एक चीज और भी देखा गया, बड़ा गर्मजोशी के साथ रशियन प्रेसिडेंट ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर का एक तरह से वेलकम किया, गले लगा के वेलकम किया। इनका जो अपना पर्सनल प्लेस है जहां नॉर्मली बहुत चहेते फ्रेंड्स वगैरह जाते हैं विजिट करने, वहां मोदी जी को इनवाइट किया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई ऑफिशियल बिल्डिंग है, वो अपना पर्सनल प्लेस है किसका, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का। तो ऐसे में ये दुनिया को भी दिखाने के लिए एक हो गया कि रशिया और इंडिया एक अच्छे दोस्त हैं, और जहां पे बहुत सारी कंट्रीज ने इसको क्रिटिसाइज भी किया है, वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, इसके अलावा यूएसए हो गया, और ऑब्वियसली यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी इस चीज को काफी क्रिटिसाइज किया कि इंडिया जो है रशिया का सपोर्ट कर रहा है, जबकि रशिया बम्बार्डिंग कर रहा है बार बार। अगर हम देखें तो कुछ दिन पहले ही रशिया ने वहां पे फिर से बम बरसाए थे यूक्रेन के ऊपर, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी डिपार्टेड टू वियना। इसके बाद रशिया विजिट के बाद वो वियना ऑस्ट्रिया चले गए मॉस्को के बाद, एंड सेकेंड लेग ऑफ हिज 2 नेशन रशिया एंड ऑस्ट्रिया विजिट। आफ्टर बीइंग स्worn in as the prime minister for the 3rd consecutive term, visit to Russia was Modi's फर्स्ट फॉरेन बायलेटरल विजिट। ये पहला फॉरेन बायलेटरल विजिट था। अगर आपको याद हो तो इससे पहले मोदी जी जो हैं थर्ड टर्म गवर्नमेंट बनाने के बाद G7 समिट भी गए थे अटेंड करने इटली के अंदर, लेकिन G7 समिट कोई बायलेटरल विजिट नहीं है। वहां पे तो जो 7 मेजर कंट्रीज हैं वो इन्वॉल्व होती हैं एज एन ऑब्जर्विंग कंट्रीज, ऑब्जर्विंग नेशन, ये वहां पे गए थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड रशिया टू पार्टिसिपेट इन द 22nd एनुअल इंडिया रशिया समिट मीटिंग। तो ये एनुअल मीटिंग होती है, हर साल एक बार रशिया होस्ट करता है और उसके बाद अल्टरनेट ईयर जो होता है इंडिया होस्ट करता है। इस तरीके से ये चीजें चलती है। तो लास्ट ईयर ये हुआ था न्यू दिल्ली के अंदर दिसंबर 2021 में। नॉर्मली दोनों कंट्रीज अल्टरनेटली ये मीटिंग हेल्ड करती हैं, लेकिन 2021 के बाद जैसे मैंने आपको बताया यूक्रेन के साथ जो वॉर स्टार्ट हुआ था उसके कारण ये चीज डिले हो गया और इसको रोक दिया गया, मतलब पोस्टपोन कर दिया गया था। Now 22nd annual summit meeting hosted by Russian president was held in Kremlin in Moscow. मॉस्को में जो क्रेमलिन एरिया है वहां पे इसको अटेंड किया गया है। During the visit, the two leaders issued a joint declaration titled India-Russia Enduring and Expanding Partnership, कि यहाँ पे एक ज्वाइंट स्टेटमेंट निकल के आया जब दोनों लोगों की मीटिंग हो गई कि इंडिया रशिया एंड्योरिंग एंड एक्सपेंडिंग पार्टनरशिप की हम अपनी पार्टनरशिप को और ज्यादा एंड्योर कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। तो 9 MOUs पे साइन किया गया है। MOUs क्या होता है? ये जो सारी डील्स होती हैं कि इसके बाद हम कैसे एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, चाहे आर्म्स का हो, वेपन्स का हो, या इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी में और भी बहुत सारी जो चीजें इंक्लूडेड रहती हैं। रशिया हैज आल्सो अनाउंस्ड दैट इट विल रिलीज all the Indian nationals
who are enlisted in its army and deployed on the combat duty in Ukraine। ये एक बड़ा मेजर इशू था जो नरेंद्र मोदी की तरफ से एक रिक्वेस्ट किया गया था जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन से, कि जो हमारे इंडियन सोल्जर्स हैं, जो इंडियंस हैं और वहां पे रशियन आर्मी के साथ लड़ रहे हैं, उनको बोला गया था कि इनको वापस भेज दिया जाए और इसके लिए अग्री कर गए हैं पुतिन। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा, लगभग 35 to 50 इंडियंस आर इनलिस्टेड इन द रशियन आर्मी, कि लगभग 35 से 50 ऐसे इंडियंस हैं जो रशियन आर्मी के अंदर काम कर रहे हैं और उनको इंडिया रिटर्न करने की बात कही गई है। रशिया का कैपिटल है मॉस्को और यहाँ की करेंसी है रूबल। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। इंडिया ताइवान पैक्ट टू फैसिलिटेट ट्रेड ऑफ ऑर्गेनिक एग्री गुड्स कम इनटू फोर्स। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल गुड्स की बात कही जा रही है जो ऑर्गेनिक तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। ऑर्गेनिक मतलब आप समझ सकते हैं इसमें केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह नहीं यूज किया जाता है, मैन्योर होता है और प्रॉपर ऑर्गेनिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इसमें यूज किया जाता है। ठीक है। सो इंडियन ताइवान म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स केम इनटू इफेक्ट ऑन 8 जुलाई 2024। और ऑर्गेनिक का मतलब ये भी हो जाता है कि इसके साइड इफेक्ट्स कम देखने को मिलते हैं, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, और एक तरीके से इसमें नुकसान नहीं है। ठीक है। सो दिस वाज अनाउंस्ड एट द 9th वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड मीटिंग ऑफ इंडिया एंड ताइवान इन न्यू दिल्ली। लैंडमार्क एग्रीमेंट इज लाइकली टू गिव अ पुश टू ट्रेड इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बिटवीन द टू कंट्रीज। तो ताइवान देखिए चाइना का ही एक पार्ट है, चाइना उसको अपना ही हिस्सा मानता है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज हैं ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्रीज के रूप में भी देखती हैं। ठीक है। लेकिन चाइना ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो चाइना का पार्ट मान के ही समझा जाता है। लेकिन ये एग्रीमेंट इंडिया और ताइवान के बीच हुआ है। सो अंडर द एग्रीमेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया कैन बी एक्सपोर्टेड टू ताइवान आफ्टर इट इज सर्टिफाइड बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कि जो इंडिया से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं वो ताइवान को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। और कब किए जाएंगे? जब एक अथॉरिटी ऑथराइजेशन जो देती है सर्टिफाई कर देगी कि ठीक है ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनिक हैं। ठीक है। और ये सारी चीजें वहां से एक्सपोर्ट की जा रही हैं। सेम ताइवान से इंडिया में भी बहुत सारी ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं वो आएंगे और इस तरीके से ये एक्सचेंज चल रहा है। राइट। सो द एग्रीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट द ट्रेड ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बिटवीन द टू कंट्रीज। It will also push the export of Indian organic products such as aromatic, यानी जहां पे बात आती है सुगंध की, उसमें वो सारी चीजें इसमें यूज होंगी। मेडिसिनल प्लांट्स भी इंक्लूडेड हैं, राइस, प्रोसेस्ड फूड, ग्रीन, ब्लैक एंड हर्बल टी, ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड जो ताइवान को हम एक्सपोर्ट करेंगे। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर द म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट फॉर द इंडियन साइड से अगर देखा जाए तो इसको इंप्लीमेंट करने वाली जो एजेंसी है वो है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको बोलते हैं APEDA। ठीक है। और ताइवान की अगर इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को हम देखते हैं तो वो है एग्रीकल्चरल एंड फूड एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ताइवान। और हमारे यहां से यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कोई केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह यूज नहीं करते हैं, पेस्टिसाइड्स नहीं यूज करते हैं, और उसके बाद जो प्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिक चीजों का, जो क्रॉप्स वगैरह का, वो मतलब पूरी तरह से, एक तरह से कहें तो हम सेफ रहता है। सो वर्मी कंपोस्ट और बायो फर्टिलाइजर्स उसमें यूज किया जाता है। इंडिया की अगर बात करते हैं तो सेकेंड लार्जेस्ट लैंड अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडिया के पास है, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड कौन है? इंडिया ही है। ठीक है। तो दिस इज अ बिग जीके फैक्ट है ये। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, दिस हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। राइट। ताइवान को आप बता दूं मैं, रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑफिशियली कहा जाता है, और ये कंट्री है ईस्ट एशिया के अंदर। इंडिया हैज नो डिप्लोमेटिक टाई, कोई हमारा डिप्लोमेटिक टाई नहीं है ताइवान के साथ, क्योंकि इससे जो हमारे चाइना के साथ रिश्ते हैं वो खराब हो जाते हैं अगर हम बात करते हैं कि अगर हमने रिकॉग्नाइज कर दिया एज ए कंट्री। राइट। लेकिन 1995 में इट इस्टेब्लिश्ड अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन ताइपी, कैपिटल है ताइपी और करेंसी है न्यू ताइपी डॉलर ताइवान की अगर हम बात करते हैं, और प्रेसिडेंट है विलियम लाई चिंग ते। नेक्स्ट न्यूज है, इट इज रिलेटेड टू क्रिकेट की गौतम गंभीर जो हैं वो अपॉइंट कर दिए गए हैं न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। इससे पहले आपको पता ही है कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है, जो यूएसए के अंदर और वेस्ट इंडीज के अंदर जो वर्ल्ड कप इस बार ऑर्गेनाइज हुआ था 2024 T20 वर्ल्ड कप, वो इंडियन टीम ने जीत लिया और राहुल द्रविड़ एज ए हेड कोच वहीं पे रिटायर हो गए। तो उनकी रिटायरमेंट के बाद न्यू कोच जो बने हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, ये हैं गौतम गंभीर। 2027 तक का ये टेन्योर देखेंगे, लगभग 3 साल के लिए इनको चुना गया है।
तो ये अनाउंसमेंट किसके द्वारा की गई है? ये अनाउंसमेंट की गई है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं जय शाह, ठीक है। और इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे इसको एक तरह से अगर देखा जाए एक्स जिसको बोला रहा है वहां पे ट्वीट करके बताया। गंभीर जो है राहुल द्रविड़ को रिप्लेस करेंगे और द बीसीसीआई सेटअप अ 3 मेंबर एडवाइजरी कमिटी, चूज करने के लिए एक 3 मेंबर की कमिटी बनी थी और इस कमिटी के जो हेड थे वो थे फॉर्मर इंडियन क्रिकेट प्लेयर अशोक मल्होत्रा, ठीक है। 2 लोग इस रेस में थे, गौतम गंभीर के साथ फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर डब्ल्यू.वी. रमन भी इसमें शामिल थे और कोई नहीं था। 2 पोस्ट मतलब 2 लोग इस रेस में थे और गौतम गंभीर को फाइनली इसके लिए सिलेक्ट किया गया। गौतम गंभीर हैज बीन अपॉइंटेड बाय द बीसीसीआई फॉर ए टर्म ऑफ 3 इयर्स, 3 साल का इनका टेन्योर रहेगा और इनका टेन्योर जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा जब इंडियन क्रिकेट टीम श्रीलंका जाएगी क्रिकेट खेलने के लिए, तब से ये कोचिंग अपना देना स्टार्ट कर देंगे। ही विल रिमेन इन चार्ज ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम टिल द एंड ऑफ 31 दिसंबर 2027। नेक्स्ट न्यूज है, इट इज रिलेटेड टू हज कमिटी। तो हज यात्रा जो है आपको पता है कि ये इंडियन गवर्नमेंट जो है इसको एक तरह से सपोर्ट करती है और इंडियन गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है, रजिस्ट्रेशन वगैरह जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। 2018 तक तो सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाती थी हज यात्रियों के लिए जो पिलग्रिमेज साइट है। हज यात्रा आप सबको पता ही होगा कि जो मुस्लिम्स का एक होली साइट है दैट इज मक्का, जो है कहाँ पे है, ये आपका सऊदी अरेबिया के अंदर है। तो उस होली साइट पे जैसे कि धर्म में मान्यता है, मुस्लिम धर्म में, कि एक बार जीवन में उस साइट को विजिट करना ही है, तो उसके लिए वो हज यात्रा का एक तरह से प्रबंधन किया जाता है और इसमें इंडियन गवर्नमेंट अपना जो भी चीज है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो इसमें अगर देखें तो पहले ये प्रोवाइड किया जाता था किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, मतलब ये मैनेजमेंट का काम सारा करती थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, बट अब इसमें चेंज कर दिया गया है। नाउ गवर्नमेंट हैज डेजिग्नेटेड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एज द नोडल मिनिस्ट्री, कि अब हज यात्रा का सारा जो मैनेजमेंट है और सारी चीजें जो गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाएगा वो मिनिस्ट्री कौन सी होगी? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है। एंड दिस चेंज इंक्लूड न्यू रूल्स एंड द नॉमिनेशन ऑफ ऑफिसर्स, की नए तरीके से रूल्स इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं, ऑफिसर्स भी नए तरीके से नॉमिनेट होंगे और वेरियस मिनिस्ट्रीज की जो कमिटी है वो इसमें इंक्लूडेड रहेगी। न्यू रूल्स आर कॉल्ड हज कमिटी, इसको हज कमिटी अमेंडमेंट रूल्स 2024 कहा जा रहा है, जिसने रिप्लेस कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को विद मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इन द हज कमिटी रूल्स 2002 में जो बनाया गया था। आज के करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट थे वो यहाँ पे कवर होते हैं। इसके अलावा जैसे मैं आपको बताता हूं कि देयर आर सर्टेन मोर टॉपिक्स जिसको आप पढ़ के अपना नॉलेज इनहेंस कर सकते हैं, जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड और इस पे अपडेट चीज आती रहती है, ठीक है। जैसे कि चाबहार पोर्ट जो है ये न्यूज में रहता है टाइम टू टाइम कि अभी इंडिया ने जो एक टर्मिनल है इस पोर्ट का वो इंडिया के पास भी है, कुछ टर्मिनल्स चाइना के पास हैं और ये है ईरान के अंदर। तो कैसे स्ट्रेटेजिकली इसका एक इंपॉर्टेंस हो जाता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या है जिसको फीमा कहा गया है, तो इस एक्ट में क्या है? डिजिटल सर्विस एक्ट क्या है? पीएम स्वानिधि स्कीम, व्हाट इज दिस पीएम स्वानिधि स्कीम एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, की यूएसए का इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। नाउ एज यूजुअल जैसे कि हम क्वेश्चंस के थ्रू एक रिवीजन करते हैं और इसमें मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उस समय आप कमेंट में लिख के बता दीजिए कि व्हाट इज द राइट आंसर। सो ऑन विच डे इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व्ड अराउंड द वर्ल्ड? दैट इज ऑन 11th ऑफ जुलाई, जिस दिन का हम करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। थीम क्या था इस बार का? 2024 वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का थीम क्या था? टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, और व्हाट इट इज? द राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल, टू लीव नो वन बिहाइंड। यूनाइटेड नेशन 2023 की रिपोर्ट के अनुसार हु बिकेम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड? ऑब्वियसली इसमें हम कहीं पीछे नहीं है, बिल्कुल इंडिया इज ऑन टॉप पोजीशन पॉपुलेशन के मामले में। लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड कौन सी है? लगभग 500 प्लस सम पीपल आर देयर, ये है वेटिकन सिटी, ठीक है। वेयर वॉज 22nd एनुअल इंडिया रसिया समिट मीटिंग हेल्ड इन जुलाई 2024, कहां हुआ है ये हुआ है मॉस्को के अंदर, ठीक है। हाउ मेनी मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर साइंड बिटवीन रसिया एंड इंडिया ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू रसिया इन जुलाई 2024? तो कितने एमओयूज पे साइन किया गया है? लगभग 9 एमओयूज पे साइन किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट।
म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री केम इनटू इफेक्ट इन जुलाई 2024। और ये एग्रीमेंट हुआ है बिल्कुल ताइवान के साथ, ठीक है, ध्यान में रखना है ये। कैपिटल क्या है ताइवान का? पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, ताइपी। आई थिंक सारे पहले ऑप्शन करेक्ट बता रहे हैं। Who has been appointed as the head coach of the Indian cricket team in July 2024? तो कौन बना है इंडियन क्रिकेट टीम के नए कोच? ये बन गए हैं गौतम गंभीर, ठीक है। 2011 में जो वर्ल्ड कप जीती थी टीम इंडिया, उसके पार्ट थे। विच मिनिस्ट्री इज द हज कमिटी ऑफ इंडिया अंडर? अब हज कमिटी जो है वो किस मिनिस्ट्री के तहत आ रही है? इंडिया की जो हज कमिटी है वो उसकी मिनिस्ट्री चेंज कर दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के तहत आएगी, ठीक है। अब ये मैनेजमेंट करेंगे हज से रिलेटेड जो चीजें। सो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप दिस इज हेल्पफुल फॉर योर ऑन प्रिपरेशन। इसी तरह आप चाहते हैं कि आगे भी करंट अफेयर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट मैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आता रहूं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए मेरे साथ। थैंक यू एवरीवन।